नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। मशहूर सिंगर केके की दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत, फिल्म जगत में छाया मातम, कुछ ही देर में होगा पोस्टमार्टम। मूसेवाला हत्याकांड की बारीकी से जांच कर रही है एसआईटी, मर्डर में इस्तेमाल कार बरामद, मिले अहम सुराग। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में सीएम योगी ने की पूजा अर्चना, राम मंदिर के गर्भगृह का किया शिला पूजन। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए जाने की अर्जी दाखिल। और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की सुरक्षा को लेकर याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। प्रसिद्ध बॉलीवुड गायक कृष्ण कुमार कुन्नाथ, जिन्हें केके के नाम से भी जाना जाता है, 53 वर्ष की आयु में कोलकाता में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। कथित तौर पर कोलकाता के नजरूल मंच में एक संगीत कार्यक्रम में प्रस्तुति देने के दौरान गायक की तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद वह होटल लौट गए और गिर गए। उन्हें रात करीब 10:30 बजे कोलकाता मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। केके के निधन से पूरी इंडस्ट्री में शोक का माहौल बन गया है। खबरों के मुताबिक गायक केके के परिजन कोलकाता पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद एसएसकेएम अस्पताल में केके का पोस्टमार्टम भी शुरू होगा। इसके बाद ही उनके निधन को लेकर स्थिति साफ हो पाएगी। गायक केके के निधन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी शोक जताया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि केके भारतीय संगीत जगत के सबसे बहुमुखी गायकों में से एक थे। उनकी भावपूर्ण आवाज ने हमें कई यादगार गाने दिए। कल रात उनके असामयिक निधन की खबर से दुखी हूँ और दुनिया भर में उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। केके के निधन के बाद हैरान करने वाली बातें निकलकर सामने आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक जब केके अस्पताल पहुंचे तब उनके सिर पर चोट के निशान थे। हालांकि इन सभी बातों पर से पोस्टमार्टम के बाद से ही पर्दा उठ पाएगा। जानकारी के मुताबिक कुछ देर बाद एसएसकेएम अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। पंजाबी सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जांच जारी है। मनसा के एसएसपी की देखरेख में गठित एक विशेष जांच दल मूसेवाला की हत्या से जुड़े सभी एंगल की बारीकी से जांच कर रहा है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार की इस कांड में भूमिका की भी पड़ताल जारी है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई कारों को बरामद भी कर लिया है। एसआईटी जांच का नेतृत्व कर रहे मनसा के एसएसपी गौरव तोरा ने बताया कि पुलिस पंजाबी सिंगर मूसेवाला की हत्या के संबंध में अलग अलग एंगल से जांच कर रही है, क्योंकि उन्हें कई सुराग मिले। आपको बता दें कि पंजाब सरकार द्वारा उनके सुरक्षा घेरे में कटौती के एक दिन बाद रविवार को पंजाब के मनसा जिले के जवाहर के गांव में अज्ञात हमलावरों ने गायक से नेता बने मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मनसा के एसएसपी गौरव तोरा ने जानकारी देते हुए बताया कि हम अलग अलग एंगल से मामले की जांच कर रहे हैं। हमने अपराध में इस्तेमाल की गई कारों को भी बरामद कर लिया है। हमें कई सुराग मिले हैं। हमें उम्मीद है कि सभी आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार गैंग की भूमिका की भी जांच कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने घटना की जिम्मेदारी ली है। कनाडा के गोल्डी बरार द्वारा हत्या की जिम्मेदारी लेने के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में तिहाड़ जेल में लॉरेंस बिश्नोई से भी पूछताछ करनी शुरू कर दी है। रामनगरी में आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की। आज अयोध्या में एक बार फिर इतिहास बन गया। बहुप्रशिक्षित श्री राम लला के गर्भगृह के निर्माण के शुभारंभ के साथ ही मंदिर आंदोलन की सुदीर्घ यात्रा का स्वर्णिम पड़ाव भी पूरा हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अभिजीत मुहूर्त, मृगशिरा नक्षत्र व आनंद योग में गर्भगृह के लिए उन्होंने पहली शिला पूजन अर्चन के बाद उन्होंने ईंट रखी। ट्रस्ट सूत्रों से मुताबिक करीब 200 लोगों की सूची तैयार की गई है, जो गर्भगृह की प्रथम शिला पूजन के दौरान मौजूद रहे। द्वीप के प्रांतीय मीडिया प्रभारी शरद शर्मा ने बताया कि 90 की संख्या में संत धर्माचार्यों सहित मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे लोक कार्यक्रम के साक्षी भी बने। और इसके अलावा संघ के भैया जी जोशी और द्वीप के दिनेश चंद्र संजय जी सहित ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी, प्रशासनिक अधिकारियों सहित सांसद, विधायक, महापौर भी इस कार्यक्रम में पूरे टाइम मौजूद रहे।
उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में मंगलवार को अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से जिला जज की अदालत में रिवीजन अर्जी पेश कर ग्रीष्म अवकाश के दौरान कोर्ट कमीशन नियुक्त किए जाने की मांग की गई, जिस पर अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 8 तारीख तय की है। जिला सरकारी वकील संजय गौड़ ने बताया कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश संजय चौधरी ने पुनर्निरीक्षण आवेदन के निस्तारण के लिए 8 जुलाई की तिथि को निर्धारित किया है। अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से पेश हुए अधिवक्ता देवकी नंदन शर्मा ने बताया कि विगत 13 मई को सिविल जज की अदालत में ग्रीष्म अवकाश होने से पूर्व ही ईदगाह परिसर के मुआयने के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग की गई थी, परंतु उस पर निर्णय न कर 1 जुलाई की तारीख दी गई। इसलिए मंगलवार को जिले न्यायालय में जिला जज राजीव भारती के समक्ष पुनर्निरीक्षण याचिका की अर्जी पेश की गई। उनसे मांग की गई थी कि प्रतिवादी पक्ष अवकाश के दिनों में ईदगाह परिसर में मौजूद सनातन धर्म से जुड़े साक्ष्यों को नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए इस अवधि में सर्वे कराकर रिपोर्ट मंगवा ली जाए। इस पर जिला जज ने 8 जुलाई की तिथि नियत कर दी है और दूसरे मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा पेश की गई एक अन्य याचिका में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से संबंधित एक ही प्रकृति के मामलों को एक साथ सुने जाने की प्रार्थना पर 1 जुलाई को सुनवाई की जाएगी। और इसके अलावा श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि उन्होंने अधिवक्ता श्री भगवान शर्मा के माध्यम से सिविल जज सीनियर डिवीजन ज्योति सिंह की अदालत में अर्जी देकर श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर की 13.37 एकड़ भू संपत्ति से संबंधित सभी मामलों के तथ्य तथा उनकी प्रगति एवं एक ही समान होने के कारण सभी मामले को एक साथ सुने जाने की मांग भी रखी है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पहली गिरफ्तारी उत्तराखंड से की गई है, जिसमें मनप्रीत सिंह नाम के शख्स को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। इसके बाद तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को ही अपनी मौत का डर सता रहा है, जिसे लेकर उसने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। अपनी सुरक्षा की गुहार लगाते हुए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने जल्द सुनवाई की मांग करते हुए कहा कि अगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में मामले की पूछताछ को लेकर पंजाब पुलिस उनसे पूछताछ करती है तो उनको जान का खतरा है। और फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को बड़ी राहत देते हुए उनकी याचिका मंजूर कर ली है और इस सिलसिले में आज दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार है। लॉरेंस बिश्नोई के वकील विशाल चोपड़ा के अनुसार बताया जा रहा है कि इससे पहले पटियाला हाउस की NIA कोर्ट में अर्जी लगाई गई थी। वहीं पंजाब पुलिस की ओर से किसी तरह के प्रोडक्शन वारंट की डिमांड नहीं होने के कारण कोर्ट ने कोई भी आदेश नहीं दिया था। चोपड़ा का कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई पंजाब पुलिस के साथ पूछताछ को जाने को तैयार है, लेकिन उनकी सुरक्षा पुख्ता होनी चाहिए। चोपड़ा का कहना है कि लॉरेंस को डर है कि पंजाब पुलिस जो है किसी तरह से राजनीतिक लाभ और दबाव के चलते उनका एनकाउंटर भी कर सकती है। ऐसे में वह अपनी जिंदगी की सुरक्षा की पूरी गारंटी लेना चाहते हैं। चोपड़ा के अनुसार लॉरेंस बीते 7 साल से फेयर ट्रायल के लिए जेल में बंद है और 1 साल से मकोका के तहत तिहाड़ जेल में कैद है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। मशहूर सिंगर केके की दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत, फिल्म जगत में छाया मातम, कुछ ही देर में होगा पोस्टमार्टम। मूसेवाला हत्याकांड की बारीकी से जांच कर रही है SIT, मर्डर में इस्तेमाल कार बरामद, मिले अहम सुराग। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में CM योगी ने की पूजा अर्चना, राम मंदिर के गर्भगृह का किया शिला पूजन। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए जाने की अर्जी दाखिल। और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की सुरक्षा को लेकर याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ विकी पावर प्लस TMT बात पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। केरल व आसपास के क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम मानसून की दस्तक के साथ ही देश के विभिन्न हिस्सों में प्री मानसून गतिविधियां तेज हो गई है।
आज हरियाणा, दिल्ली व पश्चिमी यूपी समेत देश के कुछ हिस्सों में आंधी के साथ हल्की वर्षा के आसार है। वहीं उत्तर पूर्व में भारी बारिश का भी अनुमान है। बीते 24 घंटे में मध्य प्रदेश समेत कुछ इलाकों में पारा एक बार फिर से चढ़ेगा। उमस व गर्मी से लोग परेशान हो रहे हैं। मौसम विभाग के ताजा अपडेट में कहा गया है कि 1 जून से उत्तर पूर्व में तेज बारिश होगी। असम और मेघालय में 2 जून से लेकर 4 जून तक भारी बारिश की चेतावनी है। आज से अगले 5 दिनों में बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में तेज बारिश की आशंका जताई गई है। बात करें नौतपे और गर्मी की, तो देश के कुछ हिस्सों में पारा एक बार फिर से चढ़ने लगा है। नौतपा खत्म होने में अंतिम 2 दिन शेष हैं और इसलिए जाते जाते ये कई इलाकों में लोगों को सता सकता है। आज मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों में ग्रीष्म लहर देखने को भी मिल सकती है। दिल्ली में पारा 40, भोपाल में 41, अहमदाबाद में 43, लखनऊ और जयपुर में 42 डिग्री तक सेल्सियस रह सकता है। दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में उपचाराधीन वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां की हालत पूरी तरीके से स्थिर है। अस्पताल सूत्रों ने यह जानकारी दी है। उन्हें नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए रविवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब बुधवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव दिल्ली के अस्पताल में आजम खां से मुलाकात कर सकते हैं। अखिलेश यादव आजम खां से मिलने जाएंगे और इस दौरान अखिलेश यादव के साथ कपिल सिब्बल भी मौजूद रहेंगे। आजम खां अभी दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं इससे पहले जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने आजम खां से सोमवार को मुलाकात की थी। सूत्रों ने बताया कि जो है खान अस्पताल में मेडिसिन विभाग में भर्ती हैं। उन्होंने कहा कि वह ठीक है, उन्हें नियमित जांच के लिए भर्ती कराया गया है। हालांकि मीडिया से बताया जा रहा है कि सपा नेता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इस संबंध में सूत्रों ने बताया कि खान की हालत पूरी तरह से स्थिर है। आपको बता दें कि आजम खान 27 महीनों तक सीतापुर जेल में बंद रहे। सुप्रीम कोर्ट ने धोखाधड़ी मामले में उन्हें अंतरिम जमानत प्रदान कर रखी थी। अंतरिम जमानत दिए जाने के एक दिन बाद खान को 20 मई को उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल से रिहा किया गया। इसके बाद उन्हें 23 मई को लखनऊ में विधायक पद की शपथ ली थी। उत्तराखंड में चंपावत उपचुनाव की वोटिंग खत्म होते ही प्रदेश की धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 2 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को सौगात देते हुए 3% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया। प्रदेश के 1.25 लाख पेंशन धारकों को इसका लाभ मिलेगा। वहीं 1 जनवरी 2022 से इसे लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि 3% की इस वृद्धि के साथ 7वां वेतनमान लेने वाले कर्मचारियों को अब प्रति माह 34% महंगाई भत्ता मिलेगा। बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नियमित भुगतान जून माह में देय वेतन के साथ होगा। संशोधित भत्ते में बकाया का भुगतान 1 जनवरी 2022 से 30 अप्रैल 2022 तक नगद में किया जाएगा। चंपावत उपचुनाव में मंगलवार को मतदान खत्म होते ही सरकार ने डीए बढ़ोतरी का इंतजार खत्म कर दिया है और 7वां वेतनमान लेने वाले राज्य कर्मचारी, सहायता प्राप्त शैक्षणिक एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों और कार्यभारित कर्मचारियों एवं शिक्षकों एवं यूजीसी वेतनमान में कार्यरत पदाधिकारियों एवं पेंशनधारियों को 1 जनवरी 2022 से 3% बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अब मिलेगा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में शराब की दुकानों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यहाँ राम मंदिर क्षेत्र में आने वाली सभी शराब की दुकानों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए। यह जानकारी उत्तर प्रदेश विधान परिषद में प्रश्नकाल के दौरान राज्य के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने दी। मंत्री ने बताया कि अयोध्या में राम मंदिर क्षेत्र में आने वाली सभी शराब की दुकानों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। वे बसपा सदस्य भीमराव अंबेडकर की प्रश्न का जवाब दे रहे थे। आबकारी मंत्री ने बताया कि आबकारी दुकानों की संख्या और स्थित नियमावली 1968 बनाई गई है, जिसमें समय समय पर जरूरत के मुताबिक संशोधन किए जाते हैं। मंत्री ने बताया कि इसके तहत सार्वजनिक पूजा स्थल, चिकित्सालय, विद्यालय या फिर आवासीय कॉलोनी के 50, 75 और 100 मीटर की दूरी के अंदर दुकान या दुकान को लाइसेंस नहीं दिया जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार अभी नियमावली में संशोधन पर विचार नहीं कर रही है। आपको बता दें कि बसपा सदस्य भीमराव अंबेडकर ने अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र की बस्तियों से सरकारी देसी शराब की दुकानों को हटाने की मांग की थी। आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद ने भी प्रयागराज में संगम के 5 किलोमीटर के दायरे में मांस और शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है और इस बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी चिट्ठी लिखी गई। कहना की नगरी मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान के आसपास के क्षेत्र में शराब बिक्री पर बुधवार से पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया और इसी के साथ आज से शराब, बियर व भांग की 37 दुकानों पर ताला लग जाएगा।
वहीं शहर के 3 होटलों की बात करें तो वहीं 2 मॉडल शॉप भी आज से नहीं खुलेंगे। गौरतलब है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 सितंबर 2021 को मथुरा के तीर्थ स्थल घोषित करते हुए श्री कृष्ण जन्म स्थान के आसपास के 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में शराब और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। सीएम के आदेश के अगले ही दिन से मांस की बिक्री तो बंद हो गई, लेकिन शराब की दुकान अब तक चल रही थी। लेकिन आज से अंग्रेजी शराब की 10, देसी शराब की 10 और बियर की 10 और भांग की 7 दुकानों पर ताला लग जाएगा। आपको बता दें कि रामनगरी अयोध्या में भी शराब की दुकानों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यहाँ राम मंदिर क्षेत्र में आने वाली सभी शराब की दुकानों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में प्रश्नकाल के दौरान राज्य के आबकारी मंत्री ने यह जानकारी दी। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। मशहूर सिंगर केके की दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत, फिल्म जगत में छाया मातम, कुछ ही देर में होगा पोस्टमार्टम। मूसेवाला हत्याकांड की बारीकी से जांच कर रही है एसआईटी, मर्डर में इस्तेमाल कार बरामद, मिले अहम सुराग। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में सीएम योगी ने की पूजा अर्चना, राम मंदिर के गर्भगृह का किया शिला पूजन। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए जाने की अर्जी दाखिल। और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की सुरक्षा को लेकर याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। लोग मुझे कभी बहुत अच्छा समझते हैं, कभी बहुत बुरा। भगवान जैसे है हमारे लिए। एनी टेस्ट जरूरी है क्या? जान बचाई है मेरे बेटे की। ठीक से देखा ही नहीं, सिर्फ 2 मिनट। लोगों की बातों का असर मैं अपने काम पे नहीं पड़ने देता। मैं जो करता हूं वो अपने पेशेंस के लिए करता हूं। अगर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है तो शायद इसलिए क्योंकि कोई और क्रिटिकल है। अगर मैं 1 से ज्यादा टेस्ट करवा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि मेरे ट्रीटमेंट में डाउट की जगह नहीं। अगर मैं स्ट्रिक्ट या इनसेंसिटिव हूं वो इसलिए क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोग मुझे चाहे अच्छा समझे या बुरा, मैं उनसे कहता हूं थैंक यू, क्योंकि वो मुझे रोकते नहीं बल्कि याद दिलाते हैं कि मुझे मेरे पेशेंट्स के लिए क्या करना है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। भारतीय किसान यूनियन में टिकैत ग्रुप के जिला अध्यक्ष दिलबाग सिंह पर मंगलवार रात करीब 9:30 बजे किसान नेता दिलबाग सिंह की कार पर 3 राउंड गोली चली। घटना गोला कोतवाली इलाके के भदेड़ गांव के पास हुई और इससे पहले किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत पर बेंगलुरु में स्याही फेंकी गई। लखीमपुर खीरी में किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष दिलबाग सिंह पर मंगलवार रात फायरिंग हुई। ये घटना गोला कोतवाली क्षेत्र के गांव के पास हुई। तब किसान नेता अपनी कार से घर जा रहे थे। उसी वक्त पीछे से बाइक आकर ओवरटेक करते हुए उनके कार के टायर पर फायरिंग की गई। इसके बाद कार के शीशे पर 2 राउंड फायरिंग की। इस हमले में किसान नेता दिलबाग सिंह बाल बच गए। दिलबाग सिंह तिकुनिया कांड मामले में गवाह भी हैं, जिसमें गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा आरोपी हैं। वहीं मंगलवार को टिकैत के ऊपर स्याही फेंकने की घटना लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया है। आपको बता दें कि किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत पर सोमवार को बेंगलुरु में एक कार्यक्रम के दौरान स्याही फेंकी गई थी। राकेश टिकैत बेंगलुरु के प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जिस समय टिकैत पीसी करने वाले थे उसी समय एक अज्ञात शख्स ने उनके ऊपर स्याही फेंक दी। 1 जून को एलपीजी सिलेंडर के नए रेट जारी हो गए और 19 किलो वाला कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम में भारी कटौती देखने को मिली। ये सिलेंडर आज से 135 रुपए सस्ता हो गया। सरकारी पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल ने कॉमर्शियल सिलेंडर के रेट में 135 रुपए की अच्छी खासी कटौती कर दी, जिसके बाद इंडियन सिलेंडर 135 रुपए सस्ता होकर दिल्ली में 2219 रुपए प्रति सिलेंडर के रेट पर मिलेगा। कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में अप्रैल और मई में कई बार बढ़ोतरी हुई। मार्च में 19 किलोग्राम वाला जो सिलेंडर दिल्ली में 2012 रुपए का था, वो 1 अप्रैल को 2253 रुपए पर आ गया। ठीक 1 महीने पहले 1 मई को जो है इसकी कीमतों में 102 रुपए का इजाफा हुआ। इसके बाद 19 किलोग्राम वाला कॉमर्शियल सिलेंडर 2354 रुपए पर आ गया। मई में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 2 बार बढ़े, जिसके तहत 7 मई को एलपीजी
जो है वो 50 रुपए महंगी हुई थी, जबकि 19 मई को भी 3.50 रुपए का इसमें इजाफा किया गया था, जिसके बाद घरेलू एलपीजी 1000 रुपए के पार हो गई। 7 मई को कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 10 रुपए सस्ता किया गया था। वहीं 19 मई को इसके रेट में 8 रुपए का इजाफा भी किया गया था। चंपावत उपचुनाव को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। मंगलवार को सुबह से ही मतदान केंद्रों पर वोटरों की कतार लगी रही। शाम तक आए आंकड़ों के मुताबिक 64% मतदान हुआ। मुख्यमंत्री सहित 4 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। मंगलवार को शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हुआ। महिला मतदाता पारंपरिक परिधानों में वोट डालने पहुंची। वहीं युवाओं और बुजुर्गों में भी भरपूर उत्साह दिखा। 76 मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग की गई। 4 बूथों पर ईवीएम, वीवीपैट आदि खराब होने के 1 घंटे तक वोटिंग बाधित रही। मौसम भी कुछ देर बाद मतदान की रफ्तार को नहीं रोक पाया। वहीं सीएम धामी ने देहरादून से चंपावत उपचुनाव पर पूरी नजर रखी। दून जाने से पहले टनकपुर बनबसा के 15 से अधिक बूथों पर सीएम धामी पहुंचे। उनकी पत्नी गीता धामी भी लोगों से मिली। उधर मतदान को लेकर जहां भाजपा में उत्साह था, वहीं 90% बूथों पर कांग्रेस के बस्ते नहीं थे। प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाकर शाम 4 बजे कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गैतोड़ी धरने पर बैठ गए। चंपावत उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत 4 प्रत्याशी मैदान में हैं और विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री धामी को खटीमा से हार का मुंह देखना पड़ा था। ऐसे में क्षेत्र के पूर्व विधायक कैलाश गैतोड़ी ने यह सीट उनके लिए खाली कर दी थी। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के लिए 15 फरवरी को हुए मतदान के 106 दिन बाद 31 मई को चंपावत में दूसरी बार मतदान हुआ। चुनाव की तमाम अनिश्चितताओं के बावजूद उपचुनाव के नतीजों को लेकर खास संशय नहीं है, लेकिन भाजपा की सारी कोशिश इसे आगे की है। उत्तराखंड के चंपावत में उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई। दोपहर 3 बजे से जो है 51.5% मतदान रिकॉर्ड किया गया। चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत 4 प्रत्याशी मैदान में उतरे। दरअसल विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री धामी को खटीमा से हार का मुंह देखना पड़ा था। ऐसे में क्षेत्र के पूर्व विधायक कैलाश गैतोड़ी ने उनके लिए सीट खाली कर दी। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के लिए 15 फरवरी को हुए मतदान के 106 दिन बाद 31 मई को चंपावत में दूसरी बार मतदान हो रहा है। चंपावत राजकीय इंटर कॉलेज में बूथ पर जो है सगे भाइयों ने एक साथ वोट डाला। वहीं मतदान को लेकर उत्साहित तीनों भाई जो है काफी उत्साहित नजर आए। कनल गांव के निवासी तीनों भाई अभय, अजय और अभिषेक ने दूसरी बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया। फर्रुखाबाद जिले में विद्युत वितरण निगम के एसडीओ ने अपने कार्यालय में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बाबा भीमराव अंबेडकर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को छोड़कर ओसामा बिन लादेन की फोटो लगा दी है और इसकी विभागीय अधिकारियों को जानकारी हुई, लेकिन एसडीओ के पत्राचार और उसकी भाषा की डर से किसी भी अधिकारी ने आपत्ति तक नहीं उठाई। एसडीओ ने ओसामा बिन लादेन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ अवर अभियंता लिखा है। यह फोटो वायरल हो रही है। आतंकी ओसामा बिन लादेन की यह फोटो नवाबगंज एसडीओ रविंद्र प्रकाश गौतम के कार्यालय में लगी हुई है। वह ओसामा बिन लादेन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ जो है अवर अभियंता मानते हैं। एसडीओ का कहना है कि वह विश्व के सर्वश्रेष्ठ अवर अभियंता हैं, इसलिए फोटो लगाई गई है। अधीक्षण अभियंता एसके श्रीवास्तव और मुख्य अभियंता कानपुर राकेश वर्मा ने फोन उठाना तक बंद कर दिया और इससे पहले एसडीओ, एमडी समेत अन्य अधिकारियों के खिलाफ पत्र लिख चुके हैं, जिसकी भाषा देखकर एमडी और सीएमडी ने कार्रवाई करने की हिम्मत तक नहीं दिखाई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।